उपसह संयोजी यौगिकों का रसायन में वर्नर सिद्धांत एवं सिज्विक की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के पश्चात संकुलों के निर्माण, संकुलों की प्रकृति, संकुलों का रंगीन व्यवहार, संकुलों का चुंबकीय गुण, ये तमाम जो आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ आधुनिक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिसमें संयोजकता बंध सिद्धांत, इसके बाद है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और उसके बाद है लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत। जिसमें से संयोजकता बंध सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आईएमपी है किसी भी एग्जाम के लिए, और इसके बाद एक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको कहा जाता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो ये दोनों सिद्धांत हमारे कोर्स के अंतर्गत है, और उसके बाद एक आएगा लिगेंड फील्ड थ्योरी जो आउट ऑफ सिलेबस। तो हम बात करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत की। तो सबसे पहले इन सारे सिद्धांतों को समझने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स या संकुल लिखा CONS3 होल 6 3+ कॉम्प्लेक्स आयन। ये संकुल आयन है। ये क्या है? संकुल आयन है। हम चाहते इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ये इसे कहते हैं संकुल यौगिक। ठीक, सिंपल है, इसमें कोई आवेश नहीं है, इसलिए यौगिक या अणु कहलाएगा। और यदि मैं इसे ऐसा लिखा होता तो ये कहलाता संकुल आयन। ठीक है, तो संकुल आयन की प्रकृति, संकुल आयन में ये कौन है? केंद्रीय धातु आयन। ये है केंद्रीय धातु आयन, धातु आयन। ये NH3 जो अणु है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है लिगेंड्स। इन्हें कहते हैं लिगेंड्स जी। और ये जो 6 लिखा हुआ है यहाँ पे 6, ये एक्चुअल में क्या है? समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या। उप सह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जाना जाता है, उप सह संयोजन संख्या। और ये जो बड़ा कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट को कहा जाता है समन्वय मंडल या उप सह संयोजन गोला। समन्वय मंडल या उप सह संयोजन गोला। ठीक, तो एक्चुअल में संकुल का मूलभूत मीनिंग जो है इतने से ही। इसके पहले या इसके बाद में कुछ भी लिखा हो, नॉट ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स की मीनिंग है सिर्फ इतने से। क्लियर? कितने से? स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्थित जो भी है वो कहलाते हैं पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिसमें केंद्रीय धातु आयन, दूसरा लिगेंड्स, तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर और चौथा होता है समन्वय मंडल। इन चारों से बना है संकुल। ठीक, अब इस संकुल में केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड्स के बीच क्या संबंध है? इट मीन्स कौन सा बंध बनता है, उस बंध की प्रकृति कैसी होगी। ठीक, किसी केंद्रीय धातु आयन से कितने लिगेंड जुड़ सकते हैं, और बने हुए संकुल का चुंबकीय गुण क्या हुआ, बने हुए संकुल की ज्यामिति क्या होगी, बने हुए संकुल का रंग कैसा होगा। ये तमाम जो सवाल थे, इन सवालों को समझाने के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत दिया था पॉलिंग एवं स्लेटर ने। पॉलिंग एवं स्लेटर, पॉलिंग एवं स्लेटर, ये था स्लेटर। इन्होंने, ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कंबाइनली कुछ बातें हमें स्पष्ट की, और उन तथ्यों के आधार पर किसी भी संकुल के बनने को, संकुल की प्रकृति को, संकुल के गुणों को समझाया जा सका। ठीक, तो क्या बात कही? तो ये बात कही इन्होंने कि मूलभूत रूप से किसी संकुल को बनने के समय हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन का मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, विन्यास जी। दूसरा, केंद्रीय धातु आयन में संकरण,
केंद्रीय धातु आयन में संकरण, ठीक। और तीसरी कंडीशन है संकुल आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संकुल आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। ये तीन बातें मुख्य है, तीन बातें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन अर्थात केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको अपन मूल अवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरा, केंद्रीय धातु आयन में संकरण कौन सा होगा। और तीसरा, संकुल आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये जब तीन चीजें अपने क्लियर होगी तब हम बता सकते हैं कि बनने वाले संकुल की ज्यामिति क्या होगी, उसका चुंबकीय गुण क्या होगा, वो रंगीन होगा या रंगहीन होगा, ठीक। तो इन तथ्यों के आधार पर, इन बातों को ध्यान में रखते हुए संयोजकता बंध सिद्धांत पॉलिंग एवं स्लेटर ने प्रतिपादित किया, ठीक। अब प्रतिपादित किया, उसमें क्या क्या बातें कही गई, उन बातों पे भी हम चर्चा करते हैं, अर्थात उसके मुख्य बिंदु क्या है। तो कभी हमने पढ़ा था संक्रमण तत्व। यदि आपने संक्रमण तत्व पढ़ा होगा तो बेटा उसमें एक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि संक्रमण तत्वों में संकुल बनाने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है, ठीक। क्या पाई जाती है? संकुल आयन या संकुल बनाने की अद्भुत यूनिक नेचर होता है किसमें? संक्रमण तत्वों में। तो उसके आंसर में हम लिखते थे, ये इसलिए क्या लिखते थे कि संक्रमण तत्वों के उपांतिम उपकोष में डी उपकोष होता है और डी उपकोष अर्धपूरित या अयुग्मित या रिक्त होता है, इस कारण से संकुल बनते हैं, अर्थात संक्रमण तत्व संकुल बनाते हैं, ठीक। तो उस बात को मैं इसलिए यहाँ डिस्कशन करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार संयोजकता बल सिद्धांत के अनुसार संकुल बनने में केवल उपांतिम डी उपकोष ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बाह्यतम कक्षा के एस और पी उपकोष भी संकुल निर्माण में हिस्सा लेते हैं। तो पहली बात इस सिद्धांत में जो कही गई है, पहला जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो यही है कि केंद्रीय धातु आयन के रिक्त या अर्धपूरित कक्षक ब्रैकेट में लिखा SPD, ये कक्षक केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कॉमा अर्धपूरित, ठीक। कक्षक कौन कौन से? SP और D, SB, PB और D। जनरली ये जो D होता है, ये D दो प्रकार के होते हैं। ये D आंतरिक हो सकता है, आंतरिक, और ये बाह्य हो सकता है जी। S और P तो हमेशा बाह्य ही होंगे। ये इस प्रकार हम इसे लिखते हैं N-1D, N-1D, उसके बाद NS, NP, ठीक। और इस NP के बाद जो D आएगा वो क्या हो जाएगा? ND। तो कहना ये चाह रहे हैं कि केंद्रीय धातु आयन के बाह्यतम या उपांतिम कक्षाओं में जो रिक्त कक्षक है, वो रिक्त कक्षक SPD, ये सभी संकुल निर्माण में हिस्सा लेते हैं, ठीक। अब कितने कक्षक संकुल निर्माण में हिस्सा लेंगे, ये निर्धारण होता है दिए गए संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या, ठीक। केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या, जैसा एक एग्जांपल अभी हमने लिखा था CONS3 6 3+ कॉम्प्लेक्स आयन, ये संकुल आयन लिखा था, सिंपल है। इसमें केंद्रीय धातु आयन कौन है? इसमें केंद्रीय धातु आयन CO3+ आयन है, ठीक। और ये NH3 क्या है? NH3 लिगेंड्स है। कितने लिगेंड्स हैं? 6 लिगेंड। ये 6 है, ये जो 6 लिखा है ये 6 कहलाती समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या कहलाती है? 6, ठीक। तो ये 6 समन्वय संख्या ये दर्शाती है कि संकुल निर्माण में कोबाल्ट 3+ आयन के 6 रिक्त कक्षक हिस्सा लेंगे। क्लियर?
कहने का मतलब किसी भी संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन के कितने रिक्त कक्षक संकुल निर्माण में हिस्सा लेंगे, जितनी उसकी समन्वय संख्या है। ठीक, समन्वय संख्या जितनी होगी उतने ही रिक्त कक्षक संकुल बनाने में इन्वॉल्व होंगे, हिस्सा लेंगे। क्लियर हो गया? अब ठीक है, ये कक्षक यदि संकुल बनाने में हिस्सा लेते हैं तो अभी देखा आपने कि ये जो डी कक्षक है उपांतिम कोष का हो सकता है या अंतिम का हो सकता है। एन, एस और ए एन पी ये तो बाह्यतम कक्षा ही है। बाह्यतम कक्षा यदि एन है तो सीधी सी बात है उपांतिम क्या कहलाएगा, N1 कहलाएगा। ठीक, तो ये दो में से कोई कक्षक इन्वॉल्व होगा संकरण में या ये कह सकते हैं बंध बनाने में या संकुल के निर्माण में। तो ये देखना है आपको, क्या इन सबकी ऊर्जाएं एग्जैक्ट समान होती है, बिल्कुल बराबर होती है? नहीं होती है ना। इसकी ऊर्जा, इनकी ऊर्जा में अंतर होता है। ठीक, वैज्ञानिकों का कहना है, अर्थात इस बंध सिद्धांत का कहना यह है कि संकुल का स्थायित्व केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच बनने वाले बंध की प्रकृति या बंध की मजबूती पर डिपेंड करता है। और ये बंध तब मजबूत होगा जब ये कक्षक जो संकरण में इन्वॉल्व होंगे या बंध बनाने में हिस्सा लेंगे, इनकी ऊर्जाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऊर्जा समान हो, इसके लिए ही संकरण की अवधारणा यहाँ आई। तब संयोजकता बंध सिद्धांत में कहा गया है कि केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक क्या करते हैं, परस्पर मिलकर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा के कक्षकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रम को कहा जाता है संकरण। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। और ये जो संकरित कक्षक है, ये संकरित कक्षक लिगेंड ऑर्बिटल अर्थात लिगेंड के पास कुछ ऐसे कक्षक होते हैं जो पूर्ण पूरित हो, वो कक्षक और इनके संकरित रिक्त कक्षकों के बीच में अतिव्यापन होता है ना। यानी यहाँ क्या बात कही गई है कि केंद्रीय धातु आयन के संकरित कक्षक एवं लिगेंड के पूर्ण पूरित कक्षक के मध्य अतिव्यापन क्रिया होती है। अतिव्यापन क्रिया होती है। यह अतिव्यापन क्रिया होने से बंध बनते हैं, ये कहा गया है। ठीक, केंद्रीय धातु आयन के संकरित कक्षक चूंकि उनकी ऊर्जाएं समान हो चुकी है और लिगेंड के पूर्ण पूरित कक्षक के मध्य क्या होगा, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। सिंपल, जैसे आपने अतिव्यापन सुना तो आपके दिमाग में बात आएगी कि बनने वाला जो बंध होगा वो सहसंयोजक प्रकृति का होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सहसंयोजक बंध कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा ही बनता है। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया कि संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु आयन एवं लिगेंड के बीच जो बनने वाला बंध है उसकी प्रकृति कैसी होगी, सहसंयोजी प्रकृति होगी। अब बात आती है कि संकरित कक्षक। तो अभी मैंने कहा था कि केंद्रीय धातु आयन के पास बाह्यतम S और P, उपांतिम D और बाह्यतम D, इस प्रकार के कक्षक उपलब्ध होते हैं। इनमें कुछ अर्धपूरित रिक्त होते हैं। ये कक्षक संकरण में हिस्सा लेंगे। कितने लेंगे? जितना केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या है उतने लेंगे, उसी संख्या में लेंगे। अब लेंगे तो हम देखा कि यदि मान लीजिए उपांतिम कक्षा का D कोष हिस्सा लेता है, उपांतिम का D कोष हिस्सा लेता है, उसे कहा जाता है आंतरिक ऑर्बिटल संकुल। ये कौन सा? उपांतिम D, उसको पहले लिखेंगे, इसको S और P को बाद में लिखेंगे। इस प्रकार से पहले D आ गया, फिर S, फिर P, इसमें होता है D2 sp3।
ठीक, इसी प्रकार से बाह्यतम डी कक्षा यदि इन्वॉल्व हो संकरण में उसे कहा जाएगा बाह्यतम ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाह्यतम ऑर्बिटल संकुल, ऑर्बिटल संकुल, ये इसको कहा जाएगा sp3d2। तो इस प्रकार क्लियर हो गया केंद्रीय धातु आयन के उपांतिम डी उपकोष या बाह्यतम डी उपकोष बंध बनाने में या संकरण में या संकुल बनाने में हिस्सा लेती हैं। यदि उपांतिम डी उपकोष लेता है तो उसे कहा जाता है आंतरिक ऑर्बिटल संकुल, और यदि बाह्यतम डी कक्षक हिस्सा लेता है तो उसे कहा जाता है बाह्यतम ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या संकुल। ठीक, इसका और एक नाम है, इसे कहते हैं निम्न चक्रण, निम्न चक्रण। ठीक, और बाह्यतम जब ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो इसे कहा जाएगा उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल। जी, ये क्या है? निम्न चक्रण कॉम्प्लेक्स या संकुल, और दूसरा हो गया उच्च चक्रण संकुल। ये नाम जो दिया था आर्गेल ने दिया था, किन्होंने दिया था? आर्गेल, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नाम प्रोवाइड किया था हमको। परीक्षा में पूछा जाता है आंतरिक ऑर्बिटल संकुल का नाम होगा, ऑप्शन पूछा जा सकता है निम्न चक्रण, उच्च चक्रण, न्यून चक्रण, अधिक चक्रण, इस टाइप से जैसा भी ऑप्शन हो उस हिसाब से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से बाह्यतम ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का नाम होगा उच्च चक्रण संकुल, और ये नाम दिया था आर्गेल ने। ठीक, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि जब ये कक्षक संकुल निर्माण में हिस्सा लेंगे, ठीक, हो सकता है कि विशेष तौर से जो उपांतिम डी उपकोष होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर केंद्रीय धातु आयन की जो मूल अवस्था है, मूल अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन देखें हम तो डी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो इस नियम में ये कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर उपांतिम डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के बहुलता नियम के विपरीत भी हो सकता है। ठीक, क्या कहा गया बीबीटी में? ये कहा गया है कि संकुल निर्माण के दौरान उपांतिम डी उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण हुंड के नियम के विपरीत हो सकता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि ये संकरित कक्षक हो गए, ठीक, संकरित कक्षक हो गए, लिगेंड कक्षक हो गए, इनके बीच में अतिव्यापन प्रोसेस हो गया, अतिव्यापन द्वारा बंध बन गया, और बंध बनने के बाद हमें क्या मिल गया? संकुल आयन। और संकुल आयन जब हमें मिल गया तो संकुल आयन का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, उस आधार पर उसकी ज्यामिति और उसके चुंबकीय गुण, इन दोनों को हम क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। ये सारी बातों को हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं, तो इस उदाहरण को हम पहले समझ लें तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो मुख्य विकृत है ये क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को CONH3 कॉम्प्लेक्स आयन। पहला एग्जांपल है CONH3 कॉम्प्लेक्स आयन। ये है संकुल आयन। इस संकुल आयन की प्रकृति क्या होगी, इसकी ज्यामिति क्या होगी, इसका चुंबकीय गुण क्या होगा, ये रंगीन होगा, रंगीन होगा, तमाम सवाल वीबीटी के सिद्धांतों के या मुख्य अभिग्रहितों के तहत हम पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखें कि इसका केंद्रीय धातु आयन कौन है। इसका है केंद्रीय धातु आयन, ये देख लो पहले, केंद्रीय धातु आयन। बोलिए इसका केंद्रीय धातु आयन क्या होगा? बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए क्या होगा? CO3+ आयन। क्लियर है? कोबाल्ट 3+ आयन को कहेंगे केंद्रीय धातु आयन। दूसरी बात, इसमें समन्वय संख्या किसकी? केंद्रीय धातु आयन की, केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या की समन्वय संख्या कितनी दिख रही है? कितनी दिख रही है बेटा? 6 दिख रही है। दिख रही है 6। हम जानते हैं कि केंद्रीय धातु आयन से जितने भी लिगेंड्स जुड़े हों, यदि लिगेंड्स मोनोडेंटेड है, एक द्वंद्वी है, तो नंबर ऑफ एक द्वंद्वी लिगेंड्स की संख्या को उस केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या कहा जाता है। फिलहाल कितनी यहाँ पर? 6। ठीक, अब ये दो कॉन्सेप्ट, ये दो क्लियर बातें
स्पष्ट हो गई कि कोबाल्ट 3+ आयन केंद्रीय धातु आयन हो गया, उसके 6 रिक्त कक्षक संकरण में हिस्सा लेंगे, 6 रिक्त कक्षक संकुल निर्माण में हिस्सा लेंगे। तो हम पहले बनाते हैं CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये कहलाता है मूल अवस्था में, इट मींस ग्राउंड स्टेट, मूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बनाया हमने 3D 1 2 3 5, हमें पता है ड्यूकोस ये 3D है, 4s के बाद 4p, ठीक। ये ब्लॉक जो बनाया है ये दर्शाता है डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। एस उपकोष में एक ही कक्षक है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। बिल्कुल प्रारंभिक जानकारी है ना। किसी भी डी उपकोष में कितने कक्षक होंगे? 5 होंगे, एस में 1, पी में 3। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हैं। देखें कोबाल्ट क्या होता है 27, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिखा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, बोलो कितना होगा 7। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन किसका? कोबाल्ट परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 दूनी 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 7 27। क्लियर। अब आप क्या बनाना चाहते हैं? CO3+ बनाना चाहते हैं। CO3+ बनाना चाहेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? सबसे पहले निकलेगा यहां से। कहां से? 4s से। क्यों? क्योंकि 4s बाह्यतम कक्षा है और 3d उपांतिम है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो बाह्यतम कक्षा से ये खाली हो जाएगा, यानी ये 0 हो गया। ठीक। यहाँ 3d 7 था, क्योंकि 2 निकाला, आपको निकालना 3 और 1 निकालिए, यहाँ हो जाएगा 6। इस प्रकार से ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास CO3+ का। देख सकते हैं आप 18 19 20 21 22 23 24। ठीक। परमाणु संख्या कितना है? 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3+ हो गया, 27 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 24। तो इस प्रकार से CO3+ के पास 24 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें D में 6 इलेक्ट्रॉन, S खाली है, P खाली है। क्लियर। यहाँ दिख रहा है S खाली P खाली। तो ये कहलाता है मूल कॉन्फ़िगरेशन CO3+ का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक। अब आप देखिए CO3+ की समन्वय संख्या कितनी है? 6 है। कहने का मतलब है सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार CO3+ के पास 6 कक्षक रिक्त होने चाहिए। अभी फिलहाल कितने? 1 2 3 4। हमें कितने चाहिए? 6 चाहिए। 6 चाहिए, इसका मतलब ये 2 करना पड़ेगा, ये 2 कक्षकों को खाली करना पड़ेगा। और जैसे इसको खाली करते हैं तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास CO3+ में संकरण। ये संकरण प्रोसेस के थ्रू खाली भी करेंगे और इनकी ऊर्जाओं को आपस में बराबर भी करेंगे। तो संकरण ये D फिर से बना रहा हूं 3D 1 2 3 5 4s 4p। ये हमने इन दोनों को खाली किया, 1 2 3 4 5 और 6 कर दिया। आप खुद देख रहे हैं कि डी उपकोष में 5 कक्षक है, 5 कक्षकों में से 3 कक्षकों में आप इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भर दिया। ठीक है। ये जैसे भरा था ये हुन के नियम के अनुरूप था, लेकिन ऐसा यदि भरा है तो हुन के नियम का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। तो इसने कहा है, इस सिद्धांत में स्पष्ट बात कही गई है कि संकुल निर्माण के दौरान हुन के बहुलता नियम का उल्लंघन होगा और हो रहा है। ठीक। अब हमें खाली चाहिए थी, 2 कक्षक खाली थी, हमारा रिक्वायरमेंट थी, हमारी आवश्यकता थी, हमने 2 को खाली किया। तो ये D के 2 खाली हो गया, P 1 हो गया, S 1 हो गया, P के 3। टोटल खाली कक्षकों की संख्या कितनी हो गई? 6। क्यों? क्योंकि केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या कितनी है? 6। ठीक। तो केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या जितनी भी होगी उतने ही केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक होने चाहिए, ताकि वो संकरण में हिस्सा ले सके। और जब संकरण में हिस्सा लेंगे तो इनकी ऊर्जाएं कैसी होगी? बराबर होगी। और जितनी ऊर्जाएं इक्वल होगी तो
संकुलों के लिगेंड्स के साथ जो अतिव्यापन प्रोसेस होगा उतना प्रबल होगा। अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा बंध उतना प्रबल होगा, बंध जितना प्रबल होगा संकुल आयन उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये देखिए कौन सा संकरण हुआ, डी के 2 कक्षक तो D2, S का 1, sp के 3, ये हो गया D2sp3 संकरण। संकरण क्या है? संकरण क्या है? हम जानते हैं कि इनकी आकृतियां अलग अलग है, इनकी ऊर्जाओं में भिन्नता है। कुछ नहीं करा, इनको आपस में मिलाया और कहा कि भैया ऐसा कुछ हो जाओ कि सबकी ऊर्जाएं समान हो जाए और आकृति सम डिफरेंट, इनकी जो भी आकृति थी उनसे भिन्न आकृति बनेगी इस संकरित कक्षकों की। इस घटना को ही कहा जाता है संकरण। क्लियर हो गया कि केंद्रीय धातु आयन के पास 6 रिक्त कक्षक समान ऊर्जा वाले हो गए, जिन्हें हम संकरित कक्षक कहते हैं, जिन्हें कहा जाएगा D2sp3 संकरित कक्षक। अब इससे CO3+C क्या जुड़ रहा है? लिगेंड्स। ये लिगेंड्स है। सिद्धांत में कहा गया कि लिगेंड्स के पूर्णपूरित ऑर्बिटल और इसके जो रिक्त कक्षक है इनके बीच अतिव्यापन क्रिया होती है, तो बन जाएगा CONS3 6, ये कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा। इस तरीके को यहां से हटा के कहां लगा दिया? यहां लगा दिया। ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हैं। इस प्रकार से लिखा हमने, ये क्लियर, ये 2, ये यहां इलेक्ट्रॉन आए, कहां से आए? लिगेंड के पास से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु आयन के नहीं है, इसीलिए इनको हमने दूसरे डिजाइन से मतलब इनका सिंबल वाला नोटेशन चेंज किया है और ये उसी के थे, केंद्रीय धातु आयन के ही है, इसलिए इनको अलग साइन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया। और ये चूंकि लिगेंड द्वारा दिया जा रहा है तो लिगेंड देगा, लिगेंड कौन है? NH3, यहाँ कौन? NH3, ये कौन? NH3। इस प्रकार से 6 बार हम NH3 को लिख देंगे, एरो बना देंगे। ये दर्शा रहा है कि NH3 में नाइट्रोजन परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु आयन के रिक्त संकरित कक्षकों को इलेक्ट्रॉन जोड़ा प्रदान किया जा रहा है। ठीक, इस प्रकार ये कहलाता है CONS3 3+ संकुल आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जी। अब जो कुछ भी चर्चा होगी संकुल आयन या संकुल से संबंधित जो भी जानकारी है इसके हिसाब से हम प्रस्तुत करेंगे। तो क्या प्रस्तुत करें? देखें कि संकुल आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है क्या? है कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित? देखो अच्छे से, नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे बेटा? युग्मित है। सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, यानी सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित। इसका मतलब होगा ये प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। ठीक, कोई भी परमाणु, कोई अणु, कोई आयन, कहीं भी कोई भी पदार्थ जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, उसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय होती है। अर्थात इसका चुंबकीय आघूर्ण μ = n+2Bm। ये फार्मूला है चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का, जिसमें n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जो कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब n का मान 0 होगा और इस हिसाब से इसका चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा 0। ठीक, तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है ना? प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है। देखो ये लिखा भी है आपके पास, CONS3 6 3+ कॉम्प्लेक्स आयन और इसी का COF6 3- कॉम्प्लेक्स आयन के चुंबकीय गुण को लिखो। तो फिलहाल CONS3 6 3+ कॉम्प्लेक्स आयन कैसा हो गया? प्रतिचुंबकीय हो गया। ठीक, आप ये इसका मेंशन यही आंसर है। ठीक, और ये आंसर इसी सिद्धांत के आधार पर दिया जा सकता है। क्लियर? अब रहा सवाल रंग का। रंग, यदि आपको कलर बताना हो कि ये संकुल आयन किस कलर का होना चाहिए। ठीक, दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ यदि रंगीन है तो तय है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अयुग्मित या इकलौते इलेक्ट्रॉन का आसानी से होता है। सामान्य प्रकाश विकिरणों या प्रकाश ऊर्जा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है और इसी कारण से वो हमें रंगीन दिखाई देता है। तो
यहाँ पर देखिए आप, क्या संकुल आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब इसका रंग, यानी इसको क्या कहेंगे? रंगहीन कहेंगे। इस संकुल आयन का कोई विशेष या विशिष्ट रंग नहीं होगा। ये कैसा दिखाई देगा? रंगहीन दिखाई देगा। अब रहा सवाल ज्यामिति कि इसकी आकृति या ज्यामिति कैसी होगी। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा है, वर्नर का सिद्धांत पढ़ा होगा, सिज्विक का इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा या कॉन्सेप्ट या इंटरप्रिटेशन पढ़ा होगा। ये सारे इंटरप्रिटेशन के बाद ये बात क्लियर हो गई थी कि ऐसे संकुल जिसमें केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या 2 होती है, वे संकुल रेखीय होते हैं। उनकी ज्यामिति कैसी होती है? रेखीय होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या मान लीजिए 4 हो, क्या हो? 4 हो, तो ऐसे संकुल आयन या तो वर्ग समतली होते हैं या फिर समचतुष्फलकी होते हैं। दो बातें इसमें, वर्ग समतली और समचतुष्फलकी। कब? जब केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या 4 हो तब। अब वो डिसाइड करती है ज्यामिति लिगेंड के नेचर पर, उसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे। इसी प्रकार से ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या 6 हो, दिख रहा है 6, ये देखो 6 है, 6 सिंपल है। 6 वाले की आकृति या ज्यामिति हमेशा अष्टफलकी ही होती है। तो ध्यान रखें, बिल्कुल बिल्कुल एकदम नितांत रट लीजिए आप, याद रख लीजिएगा कि केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या 6 होगी, उसकी ज्यामिति अष्टफलकी होगी। अब उस ज्यामिति को भी बना देते हैं हम कि अष्टफल की ज्यामिति बनेगी कैसे। अब उसे बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा पार्ट मैं डिलीट कर रहा हूँ। हो गया इस प्रकार से। इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्क्वायर बनाते हैं। एक स्क्वायर बना दिया, डॉटेड लाइन से बनाना है, डॉटेड लाइन से, डार्क लाइन से बनाना है, डार्क लाइन से। ये स्क्वायर बना, ठीक, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। इसका केंद्रीय धातु आयन कौन है? CO3+, ये लिख दिया आपने। इसको इस कार्नर से, इस कार्नर से, इस कार्नर से और इस कार्नर से मिला दिया। कोई बड़ा भारी काम है नहीं है। स्क्वायर बनाया, सेंटर में क्या मिला रखा? केंद्रीय धातु आयन। नाम ही उसका केंद्रीय धातु आयन का मतलब ही वो केंद्र पे ही रहेगा ना। इसी प्रकार अब बच गए 2, ये ये, ठीक। क्या जोड़ा है आपने? NH3, 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 NH3 और NH3। एक्चुअल में एसोसिएट होता है, कंबाइन होता है कौन? नाइट्रोजन। इसलिए हमने नाइट्रोजन को यहाँ ऐसा लिखा है। यहाँ विशेष तौर से लिखते समय N को पहले लिखा, फिर S3 इधर कर दिया। ये कहलाता है अष्टफलकी कॉम्प्लेक्स। आपको ऐसा बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए, आप ये 3+ को यहाँ शो कर दीजिए, ये कहलाएगा अष्टफलकी। ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकी, अष्टफलकी जी, ज्यामिति अष्टफलकी। क्लियर? सारी बातें क्लियर हो गई। तो हमने पहले कहा था VBT जिन तथ्यों पर आधारित है वो 3 आधार बिंदु है। केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, मूल अवस्था का कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। दूसरा, उसमें संकरण कौन सा होगा ये डिसाइड करेगा आयन की समन्वय संख्या। आयन की समन्वय संख्या ये निर्धारित करेगी कि इन सभी कक्षकों में से कितने कक्षक संकरण में अर्थात बंध बनाने में अर्थात संकुल निर्माण में हिस्सा लेंगे, वो निर्धारित हो गया। और जैसे रिक्त कक्षक संकरित अवस्था में मिल गए तो उनके साथ और लिगेंड के साथ, लिगेंड ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन क्रिया दर्शाया। अतिव्यापन प्रोसेस में लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन जोड़ा, केंद्रीय धातु आयन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। बट प्रोसेस क्या हो रही है? अतिव्यापन की। सिंपल है। इस प्रकार से जो बंध बनेगा वो बनेगा नेगेटिव बॉन्ड अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड। यदि हम यहाँ पर F6 से ले लें, COF6 से ले लें, तो यहाँ 3- एग्जैक्ट नहीं 3-। यहाँ पर भी देखेंगे आप कि इसका केंद्रीय धातु आयन CO3+ ही होता है, ठीक। इसका केंद्रीय धातु आयन भी क्या होगा? CO3+ होगा। लेकिन इसमें जो संकरण होगा ये नहीं होगा। उसका कारण है
यहाँ जो लिगेंड है वो वीक लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड इन इलेक्ट्रॉनों को रिपल कर इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन वुंड के बहुलकता नियम के विपरीत नहीं करा सकता। अर्थात यहाँ पर CO3+ में जो संकरण होता है वो इस प्रकार का होता है 1 2 3 5, ये होगा 1 2 3 4 5 6 एज इट इज। यहाँ पर आउटर डी ऑर्बिटल 4d ऑर्बिटल ये इन्वॉल्व होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन 4s 4p एंड 4d। जी ठीक, F चूंकि दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड का प्रभाव इतना नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करा सके। ठीक, नहीं करा सकेगा तो सिंपल है, बाह्यतम डी कक्षक खाली रखा है, वो संकरण में हिस्सा लेगा और तब संकरण हो जाएगा sp3d2। क्या हो जाएगा sp3d2। यहाँ पर देख ऐसा डायग्राम इसी को प्लॉट कर दिया हमने, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से और ये आपके पास में ये व्यवस्था ये यहाँ पर आप NH3 के 2 अणु को दर्शा सकते हैं, NH3 NH3। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया, इसका नाम होगा COF6 3- कॉम्प्लेक्स आयन। जी अब आप देख सकते हो COF6 3- कॉम्प्लेक्स आयन संकुल आयन, इसको देखिए तो इसके पास तीन क्यों 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। सिंपल है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकी। यानी ये कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकी। अनुचुंबकी होगा। इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हो, म्यू बराबर √4 × 4 + 2 इट मींस कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 6 4 24 वर्गमूल 24 बोर में रहेगा। ये आपने इसका चुंबकीय गुण बता दिया, चुंबकीय आघूर्ण की गणना करके बता दिया और यही प्रश्न था इस ग्रुप में। ठीक है, तो ऐसे और भी केसेस है हमारे पास। हमने समन्वय संख्या 6 वाले दिया, समन्वय संख्या 4 वाले को भी समझाया जा सकता है और 2 वाले को भी। तो अंततः हम कह सकते हैं कि संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुलों में केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के बीच जो बंध बनता है वह सहसंयोजी प्रकृति का होता है, जो कि इसमें केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक और लिगेंड्स के पूर्ण पूरित कक्षकों के बीच क्या होता है? अतिव्यापन होता है। ठीक, तो ऐसे प्रश्न जैसे ये मैंने दिया है, ये इन सारे प्रश्नों का उत्तर इसी आधार पर दिया जाता है। ठीक, तो इसके पहले जो कॉम्प्लेक्स पढ़ा था ये वाला, ये CONH3 वाला, ये था निम्न चक्रण। ये लिखा होगा कहीं निम्न चक्रण, और न लिखा हो तो ठीक है, इसको कहते हैं निम्न चक्रण। और ये क्या कहलाएगा? उच्च चक्रण। ठीक है, देख रहे हैं चक्रण का मतलब जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उच्च चक्रण, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम हो उसे कहा जाएगा निम्न चक्रण। तो इस प्रकार से हम संयोजकता बंध सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। उसके आधार पर संकुलों के निर्माण और संकुलों की ज्यामिति को स्पष्ट किया जा सकता है और विशेष तौर से चुंबकीय गुणों को। लेकिन इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं, ध्यान रखिए। आपने देखा होगा इस सिद्धांत में सारी बात केंद्रीय धातु आयन को फोकस किया, लिगेंड्स पर ज्यादा फोकस नहीं है। लिगेंड्स किस प्रकृति का होना चाहिए इस पे फोकस नहीं है। यानी कुल मिलाकर VBT संयोजकता बंध सिद्धांत जो है केंद्रीय धातु आयन पर आधारित है, लिगेंड पर की प्रकृति से इसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ संकुलों में आपने देखा होगा कि एक ही केंद्रीय धातु आयन 2 प्रकार के लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स या संकुल बनाता है, एक अनुचुंबकी हो जाता है, एक प्रतिचुंबकी। तो इसको भी क्लियर कट स्पष्ट रूप से VBT द्वारा नहीं समझाया जा सका। विशेष तौर से रंगीन गुणों की भी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है और संकुलों की स्थायित्व को नहीं समझाया जा सका। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। इसके बाद हम देखेंगे कल कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है और साथ में धातु कार्बोनिक यौगिक। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो पूछिएगा। ओके।